रोशनी फैली तो सबका रंग काला हो गया, कुछ दिए ऐसे जले हर सू अंधेरा हो गया। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। बीजेपी के अंत की भविष्यवाणी हो गई है और यह भविष्यवाणी की है देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने। जी हां, सही सुना आपने, एच.डी. देवेगौड़ा। कर्नाटक में हिजाब और हलाल के बाद अब अजान को लेकर जो विवाद खड़ा किया गया है उस पर पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने कहा है कि यह कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का अंत है। आप जानते ही हैं दोस्तों कि अगले साल कर्नाटक में चुनाव होने हैं। पिछली बार भी जनता ने बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस के सहयोग से जेडीएस ने सरकार बनाई थी और एच.डी. देवेगौड़ा के बेटे एच.डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाकर सत्ता हथिया ली। अब एक बार फिर चुनाव आने वाले हैं जिसमें बीजेपी की हालत पतली दिख रही है। इसलिए अब बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के खेल में लग गई है। यानी जो चालाकियां उत्तर प्रदेश में की गई वही सब कर्नाटक में हो रहा है, क्योंकि यहां हिंदू और मुस्लिम वोटों के विभाजन से बीजेपी को फायदा मिल सकता है। मगर देश के पूर्व प्रधानमंत्री का कहना है कि यह बीजेपी का अंत है। मतलब कर्नाटक में तो बीजेपी की चाल कामयाब नहीं होगी और वह सत्ता से बाहर हो जाएगी। कर्नाटक से पहले गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसमें बीजेपी को हराने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। एक के बाद एक हार का सामना कर रही कांग्रेस के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मगर बीजेपी के सामने तो सबसे बड़ी चुनौती ही यही है कि शिखर पर पहुंचने के बाद अपनी नंबर 1 होने की पोजीशन कैसे बनाकर और बचाकर रखी जाए। केवल चुनाव जीतने से इस पोजीशन को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि चुनावों से सत्ता मिलती है, जबकि लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए काम करके दिखाना होता है। और यहां तो आलम यह है कि मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में जितने वादे किए कोई भी पूरा नहीं किए। लोगों को जो थोड़ी बहुत राहत थी वो भी छीन ली गई है। बीजेपी के सांसद ही अब सरकार के कामकाज पर उंगलियां उठाने लगे हैं और अदालत की तरफ से भी जब तब सरकार को निशाने पर लेते हुए कोई न कोई टिप्पणी भी आ जाती है। ये हालात न देश के लिए ठीक हैं और न ही मोदी सरकार के लिए, मगर सरकार धर्म, जाति और भाषा के विवादों को ही हवा देने में लगी हुई है। तो दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या चुनाव जीतने के हथकंडों से बीजेपी देश भी संभाल लेगी। सांप्रदायिकता के जहर से क्या महंगाई के जहर को काटना चाहती है बीजेपी, और क्या शिखर पर पहुंचकर अब बीजेपी के नीचे उतरने का वक्त आ गया है। यानी क्या बीजेपी का अंत वाकई करीब है। आइए पहले समझते हैं कर्नाटक में चुनाव से पहले किस तरह के प्रयोग में लगी है बीजेपी और इसका क्या असर बाकी राज्यों पर पड़ सकता है। कर्नाटक की गिनती भारत के अग्रणी राज्यों में होती है। ये प्रदेश ऐतिहासिक तौर पर तो काफी समृद्ध है ही, यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी भरपूर हैं और उद्योगों के लिहाज से भी कर्नाटक ने काफी तरक्की की है। दुनिया की कई कंपनियों ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अपने दफ्तर खोले हुए हैं और देश भर से लोग यहाँ काम के लिए आते हैं। लेकिन तरक्की की राह पर बढ़ते इस शांत प्रदेश में इस साल की शुरुआत से ही सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। पहले स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने का मसला खड़ा हुआ जो अदालत तक पहुंचा। फिर मंदिर परिसर और आसपास मुसलमानों को दुकान लगाने पर पाबंदी लगा दी गई। ये मुद्दा चल ही रहा था कि हलाल मीट का मुद्दा उठा। ये विवाद भी खत्म नहीं हुआ कि अब कर्नाटक की मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाने की मांग शुरू हो गई। सरकार ने भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगा दी है। इस अजान विवाद के बाद ही एच.डी. देवेगौड़ा ने कहा कि ये कर्नाटक में भाजपा का अंत है, क्योंकि जनता लंबे समय तक इस सांप्रदायिक जहर को बर्दाश्त नहीं करेगी। वैसे कर्नाटक में ये सांप्रदायिक खेल चुनावों के पहले कहीं न कहीं हिंदू और मुसलमानों को बांटने की राजनीति के तहत खेला जा रहा है। आपको बता दूं कि आम तौर पर कर्नाटक में जातिगत राजनीति होती रही है। खासकर लिंगायत और वोकालिंगा की सियासत लंबे अरसे से चली आ रही है। मगर बीजेपी चुनाव जीतने के लिए जातिगत आधार को तोड़कर राज्य को सिर्फ हिंदू और मुसलमान वोट बैंक में बांटने का दांव चल रही है और इसके लिए चुनाव के साल भर पहले से तैयारी हो रही है। तो चुनाव जीतने की रणनीति के तहत बीजेपी ने दांव तो चल दिया, मगर अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का यह दांव कहीं उस पर ही भारी न पड़ जाए, क्योंकि राज्य के हालात के लिए अब बीजेपी आलाकमान ने इशारों में सीएम बोम्मई को चेतावनी दे दी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर 6 अप्रैल को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान बसवराज को संदेश दिया गया है कि हलाल मीट और हिजाब जैसे मुद्दों से कुछ
वोट मिल सकता है, लेकिन सरकार को अब बुनियादी ढांचों की मजबूती और बजट प्रस्तावों पर ध्यान देना चाहिए। खबर यह भी है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी अरुण सिंह 12 से 24 अप्रैल तक कर्नाटक दौरे पर रहेंगे और इस दौरान बसवराज कैबिनेट में फेरबदल भी हो सकता है। तो जो चेतावनी देवेगौड़ा ने दी है वो बीजेपी को भी समझ में आ रही है। दोस्तों, हाथ आई सत्ता कहीं चली न जाए, इस डर से शायद बीजेपी काम पर ध्यान देने की बात कह रही है। वैसे बीजेपी के कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो अक्सर सरकार को उसकी गलतियां गिनाते रहते हैं। कभी नितिन गडकरी सरकार को सलाह देते हैं, तो कभी वरुण गांधी बेरोजगारों या किसानों या महंगाई को लेकर सरकार की आलोचना करते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी ने तो यह ऐलान तक कर दिया है कि लोकतंत्र के लिए आंदोलन छेड़ना पड़ सकता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार में लोकतंत्र पर मंडराते खतरे को लेकर कई बार कई मंचों से चिंताएं जाहिर की गई हैं। कभी विदेशों से लोकतंत्र को लेकर नसीहत मिलती है, तो कभी अदालतों से और कभी विपक्षी दल लोकतंत्र बचाने का आह्वान करते नजर आते हैं। लेकिन इस बार लोकतंत्र को लेकर नया आंदोलन खड़ा करने की बात बीजेपी के भीतर से ही उठी है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट में लिखा है कि मौजूदा वक्त में भारत का लोकतंत्र गैर जरूरी प्रतिबंधों से सीमित है, जो स्वीकार्य नहीं है और इसके लिए एक आंदोलन शुरू करना पड़ सकता है। अब उनके इस ट्वीट पर तरह तरह से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कुछ लोग उनसे सहमति जता रहे हैं, तो कुछ सवाल उठा रहे हैं कि इस लोकतंत्र में आपके अधिकार और शक्ति कहां चले गए। एक यूजर ने कहा कि इसे लोकतंत्र न कहें, भीड़ तंत्र कहें, और एक ने यह भी कह दिया कि राज्यसभा सीट जाते देख आंदोलन शुरू हो गया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार की कमजोरियां गिनाई हों। इससे पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण देश में विद्रोही जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। ऐसा करना वित्त मंत्रालय का बौद्धिक दिवालियापन है और ये राष्ट्र विरोधी भी है। तो ये नजर आ रहा है दोस्तों कि सरकार में सब अंध समर्थक ही नहीं बैठे हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर सरकार की कमियां गिनाने वाले लोग भी मौजूद हैं। सवाल यह है कि अपनी कमियों को सुनने की कितनी ताकत 56 इंची सरकार में है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा तो यही बन गया है कि यहां सरकार का विरोध करने की इजाजत नहीं है। चाहे नेता हो या पत्रकार हो या फिर आम आदमी हो, जो भी बीजेपी के खिलाफ कुछ कहता है उसे प्रताड़ित करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ लिए जाते हैं। इसके लिए बेधड़क जांच एजेंसियों का भी सहारा लिया जा रहा है। इसीलिए अब एक नया नारा चल पड़ा है, घर घर ईडी। आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव में जब देश में मोदी लहर बताई जा रही थी, तब उसका प्रभाव बताने के लिए बीजेपी ने हर हर महादेव की तर्ज पर घर घर मोदी का नारा दिया था। मोदी जी तो कितने घरों तक पहुंचे ये पता नहीं, लेकिन मोदी विरोधियों के यहां जिस तरह ईडी और सीबीआई पहुंचते हैं, उसके बाद घर घर ईडी का नारा ठीक ही लगता है। घर घर ईडी, इस नारे का जिक्र शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में किया है। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के अनेक नेताओं के साथ साथ सरकार के करीबी माने जाने वाले बिल्डरों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई लगातार हो रही है, जिस पर तंज कसते हुए शिवसेना ने सामना में लिखा है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। इस नारे को जोड़कर कोई हर हर ईडी, घर घर ईडी का नारा दे रहा है तो लोगों को बगावत करनी ही पड़ेगी। दरअसल शिवसेना का इशारा बीजेपी नेताओं की ओर से दी जाने वाली धमकियों की ओर था। महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक कई बीजेपी नेता विपक्षियों को जांच एजेंसियों का डर दिखा चुके हैं और अब तो विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों से जुड़े लोगों के खिलाफ भी ईडी की कार्रवाई होने लगी है। ईडी ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता मेधा पाटकर के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है। उनके खाते में 2005 यानी 17 साल पहले हुए एक लेन देन को लेकर एजेंसी ने मुकदमा दर्ज किया है। अपने विरोधियों पर दबाव बनाने की बीजेपी की रणनीति अब नए लेवल तक पहुंच गई है। इसकी जद में अब बुजुर्ग नेताओं के परिजन भी आ रहे हैं। जी हां, पिछले हफ्ते आयकर विभाग ने भारत के 11वें प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पत्नी 85 बरस की चेन्नम्मा देवेगौड़ा को एक नोटिस जारी किया है। देवेगौड़ा के बेटे एवं जनता दल सेकुलर यानी जेडीएस के नेता एचडी रेवन्ना ने अपनी मां को आयकर विभाग से मिले इस नोटिस के बारे में कहा, क्या मेरे माता पिता ने करोड़ों रुपए कमाए हैं? क्या हमने कोई नई संपत्ति खरीदी है? देवेगौड़ा परिवार को कुछ एकड़ जमीन विरासत में मिली हुई है, जिस पर वे लोग गन्ना उगाते हैं।
असल में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा बीजेपी की विभाजनकारी नीति के घोर आलोचक रहे हैं। देवेगौड़ा ने गुजरात दंगों के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के रवैये की आलोचना की थी। इसके बाद अभी हिजाब और हलाल मीट विवाद के बाद उनके बेटे और पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को दक्षिणपंथी समूहों के हाथ में कठपुतली कहा। कुमारस्वामी ने यह भी कहा कि कर्नाटक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की संपत्ति नहीं है, ये सभी लोगों एवं सभी समुदाय का है। इस खुले विरोध पर अब चेन्नम्मा देवेगौड़ा को आयकर नोटिस का सामना करना पड़ा है। वैसे सांप्रदायिक राजनीति का असर केवल बीजेपी विरोधियों पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि उद्योगपतियों पर भी पड़ रहा है। अभी कर्नाटक के हालात देखते हुए तेलंगाना और तमिलनाडु में निवेशकों को अपने राज्यों में आने का निमंत्रण दिया गया है। तेलंगाना के आईटी मंत्री केटीआर ने निवेशकों के लिए एक ट्वीट किया था कि उन्हें यहां बेंगलुरु की अपेक्षा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक और भौतिक परिवेश मिलेगा। इसी तरह तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने भी कहा था कि उनकी सरकार उन कंपनियों का स्वागत करने के लिए तैयार है जो वहां बढ़ते तनाव के कारण कर्नाटक से बाहर आना चाहती हैं। अपने पड़ोसी राज्यों के इस रवैये से कर्नाटक के सीएम बोम्मई बौखलाए हुए हैं कि दूसरे राज्यों की बुराई करके निवेशकों को बुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीजेपी को यह समझना होगा दोस्तों कि आग केवल एक जगह तक नहीं रहती है, जब वो फैलती है तो सबको अपनी चपेट में ले लेती है। धर्म की आग तो अभी सुलग ही रही है, अब भाषा की आग लगाने की तैयारी भी हो रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अंग्रेजी की जगह हिंदी में बात करने पर जोर दिया। गृह मंत्रालय के मुताबिक ये बात संसद की आधिकारिक भाषा समिति की एक बैठक में अमित शाह ने कही। मंत्रालय के मुताबिक उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया है कि सरकार को चलाने का माध्यम ही आधिकारिक भाषा है और इससे निश्चित रूप से हिंदी का महत्व बढ़ेगा। शाह ने कहा, अब समय आ गया है कि आधिकारिक भाषा को देश की एकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाए। जब अलग अलग भाषाएं बोलने वाले राज्यों के लोग एक दूसरे से बात करें तो उन्हें भारत की भाषा में बात करनी चाहिए। गौरतलब है कि अमित शाह पहले भी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात कर चुके हैं। 2019 में उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी कोई एक भाषा है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकती है तो वो हिंदी है। तब उनके इस बयान का काफी विरोध किया गया था और इसे केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश पर हिंदी थोपने की कोशिश के रूप में देखा गया था। इसीलिए इस बार शाह ने सावधानी पूर्वक ये कहा है कि हिंदी को अंग्रेजी के विकल्प के रूप में मान लेना चाहिए, न कि स्थानीय भाषाओं के। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदी को भी और लचीला बनाया जाना चाहिए और उसमें दूसरी स्थानीय भाषाओं से शब्दों को जोड़ लेना चाहिए। आपको बता दूं कि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। अंग्रेजी और हिंदी के अलावा 21 प्रादेशिक भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा दिया गया है। अलग अलग भाषाओं वाले राज्यों के बीच संवाद के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल ही अक्सर होता है, लेकिन मोदी सरकार का जोर अब हिंदी पर है। अमित शाह ने खुद बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का 70% एजेंडा अब हिंदी में तैयार किया जाता है और पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी के 22,000 शिक्षकों की भर्ती कराई गई है। लेकिन हिंदी के विस्तार पर केंद्र सरकार के इस जोर को लेकर फिर से विरोध शुरू हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की केरल इकाई ने एक ट्वीट में कहा कि बीजेपी को हिंदी को विकल्प के रूप में थोपना नहीं चाहिए। #स्टॉप हिंदी इम्पोजिशन के हैशटैग के साथ और भी कई लोगों ने हिंदी थोपे जाने के खिलाफ कई ट्वीट किए। तो हिंदी को बढ़ावा देना गलत बात नहीं है, लेकिन किस मकसद से यह सब किया जा रहा है इस पर तो सवाल उठेंगे ही। हिंदी हमेशा से भारत के बहुसंख्यक लोगों के लिए संपर्क का माध्यम रही है, क्योंकि लोग या तो स्थानीय बोली या भाषा बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं। अंग्रेजी सीखना अब भी लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी है। लेकिन इस तरह हिंदी को सरकार क्यों प्रमोट कर रही है, यह जानना दिलचस्प होगा, क्योंकि पीएम या गृह मंत्री बिना बात न कोई बयान देंगे न ही कोई सुझाव देंगे। वैसे सवाल यह भी है कि देश में जब इतनी सारी समस्याएं चल रही हैं, महंगाई का कोई ओर छोड़ नजर नहीं आ रहा है, कट्टरता से देश और समाज का माहौल खराब हो रहा है, बेरोजगारी को लेकर के युवा और छात्र परेशान हैं, तमाम तरह की चिंताओं में देश उलझा हुआ है, ऐसे में जनता की तकलीफें कैसे दूर होंगी, इस बारे में सरकार को विचार करना चाहिए या लोग किस भाषा में बात करें यह सोचना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक चुटकुला पढ़ा था कि पहले मैं गरीब था, फिर मैंने अंग्रेजी सीखी, नाउ आई एम पुअर। यानी चाहे भूख से मरे या हंगर से, नफरती जुबान में झुलसें या हेट स्पीच का शिकार बने, दर्द और तकलीफ तो एक जैसी ही होगी ना।
8 साल हो गए इस इंतजार में कि कभी तो मोदी सरकार देश की तकलीफों पर बात करेगी, समस्याओं पर खुलकर कहेगी, जनता से जुड़े मुद्दों पर राजनीति करेगी, लेकिन ये इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। खैर, शायर मंजूर हाशमी ने ठीक ही फरमाया है कि एक जमाना है हवाओं की तरफ, एक जमाना है हवाओं की तरफ, मैं चरागों की तरफ हो जाऊं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।